हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th फिजिक्स। क्लास 11th फिजिक्स आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं, एक नए यूनिट की शुरुआत करने वाले हैं। तो आज मैं जो यूनिट शुरू करने वाला हूं वो यूनिट का नाम है ऋजु रेखी गति या सरल रेखा में गति। ठीक है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, क्या वो जानकारियां हैं? कौन सी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं? सुनते जाएंगे बहुत ही ध्यान से। देखिए बेटा, जितने भी एनसीईआरटी का सिलेबस बोल लीजिए या कोई भी जो हिंदी मीडियम बोर्ड जो होता है, जैसे हमारा सीजी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, राजस्थान, बिहार, यूपी, जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड हैं उनका जो सिलेबस है क्लास 11 फिजिक्स का, ठीक है, उसको मैं पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स, पूरा एक पैकेज आपके लिए यूट्यूब पर लाने वाला हूं। मैं सारे वीडियोस चैप्टर वाइज 1 बाय 1 सारे वीडियोस, ठीक है, क्रम से, इधर उधर नहीं, क्रम से सारे के सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। अब देखिए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपका जो कोर्स है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में मैंने उसको डिवाइड कर दिया है। जो सबसे पहला पार्ट है वो है मैथमेटिकल। ठीक है, कौन सा पार्ट है? मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। वो मैंने अभी अभी एक नया प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। पहले से भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं, मगर उन वीडियो के अलावा मैं कुछ नए वीडियो अभी बनाने वाला हूं, कुछ नए वीडियो शूट करने वाला हूं। वो सारे वीडियोस पर मैं जितने भी मैथमेटिकल टूल्स हैं वो 1 बाय 1, कम से कम 10 से 12 जो मैथमेटिकल टूल्स हैं वो 1 बाय 1 मैं सारे के सारे वीडियो अपलोड करने वाला हूं। ये मैथमेटिकल टूल न्यू प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाएंगे वहां दिखाई देगा। अभी फिलहाल वहां कोई वीडियो नहीं है, वीडियो का इंतजार है। जल्दी ही जैसे ही वीडियो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, शूट हो जाएंगे, बहुत सारे वीडियो बन गए हैं, अपलोड करना बाकी है, मैं सारे वीडियो वहां मैथमेटिकल टूल में डाल दूंगा, क्योंकि क्लास 11th फिजिक्स के लिए मैथमेटिकल टूल बहुत ही जरूरी होता है। ये पहली चीज। और दूसरी चीज, कुछ हमारे क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने एक नया प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं, अभी बना नहीं है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स फॉर क्लास 11th एंड 12th भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लास 11th में, क्लास 12th में, आप जब आगे की हायर स्टडीज करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे या कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, तो ये सारे टिप्स, ये जो छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपके काम आने वाले हैं। तो उसको मैं एक अलग प्लेलिस्ट में जगह दूंगा। और जो तीसरा है वो मैं जो आज से स्टार्ट करने वाला हूं, ये आपको एक नए प्लेलिस्ट में मिलेगा। ये है क्लास 11th एनसीईआरटी सिलेबस। ठीक है, उसमें मिलेगा 1 बाय 1 आज की जो चैप्टर से, क्योंकि जो क्लास 11 की फिजिक्स है, एक्चुअल में बोला जाए तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहीं से हम फिजिक्स के विभिन्न ब्रांचेस के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करता हूं। मैंने सभी लोगों को पूरे प्लेलिस्ट के बारे में जानकारी दे दिया। मैं एक छोटा सा और डेमो वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें ये सारे प्लेलिस्ट के बारे में जानकारी रहेगा कि आप कहां से कौन सा वीडियो देख सकते हैं। तो अब आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक्स हैं उस पर आते हैं, जो हमको आज पढ़ना है बेटा उस पर हम आते हैं। हम अपना क्लास शुरुआत करेंगे। मैंने बता दिया आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्या, सरल रेखा में गति या ऋजु रेखीय गति। क्या बोलते हैं? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। दिखाई दे रहा है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ट्रेन कैसे चल रही है? चुक 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 चुक। ये ट्रेन, ठीक है, चल रही है। किस में चल रही है? एक सीधी रेखा में चल रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सरल रेखा में गति कहेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहेंगे। कोई भी चीज जो एक सीधी रेखा पर चलती है वो क्या कहलाती है? वो सरल रेखा में गति कर रही है, ऐसा हम उसके लिए बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो सरल रेखा में क्या करती है? गति करती है। तो अब बात करेंगे, अगर कोई सीधी सड़क है जहां आप स्कूल जा रहे हैं बेटा, जैसे आप क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, और आपका जो सड़क है वो कैसा है? सीधा है, वहां कोई टर्न वगैरह नहीं है, कोई मोड़ वगैरह नहीं है। तो उस सीधी सड़क पर जब आप गति करेंगे तो वो क्या कहलाता है? सरल रेखा में गति कहलाता है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं आज से गति के बारे में। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताने वाला हूं कि सारी चीजों के बारे में आप क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का आप कौन सा ब्रांच पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, कौन सा लेक्चर सुन रहे हैं। एक एक चीजों के बारे में मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में, ठीक है,
यहां आपको सारी चीजें मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आपको मैं थ्योरी बताऊंगा, आपको डायग्राम्स बताऊंगा, डेरिवेशन बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, A to Z MCQs सॉल्व करवाऊंगा, हर चीज मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। थोड़े से हमारे लेक्चर्स ज्यादा होंगे चैप्टर वाइज, मगर यहां आपको पूरा का पूरा मटेरियल मिलेगा, फुल मटेरियल मिलेगा। और इन सब के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, बस इतना करिए, आप चैनल सब्सक्राइब करते जाइए, चैनल शेयर करते जाइए, चैनल लाइक करते जाएंगे और डेली का डेली फॉलो करते हुए चलेंगे। सारे वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखते हुए जाएंगे। जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं उतना ही अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे जो टॉपिक पर लेक्चर्स हैं वो आप सभी के लिए लेकर आते जाऊंगा। बस अब इन्हीं शब्दों के साथ चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बोर तो नहीं हो गए? लग रहा है आज का जो स्टार्टिंग लेक्चर है वो थोड़ा सा हो गया ज्यादा, उसकी जरूरत थी इसीलिए हमने इतना बोला। अभी तो हमको बहुत बोलना है और आपको सुनना है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए अब बात करता हूं आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको क्या बताने वाला हूं, फिजिक्स का हम क्या पढ़ने वाले हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी मैंने जो चैप्टर का नाम लिया वहां से हम एक फिजिक्स के बहुत ही पुराने ब्रांच, ठीक है, फिजिक्स का बहुत ही पुराना ब्रांच बोलते हैं, बहुत पुराना ब्रांच है, उसका नाम क्या होता है बेटा? यांत्रिकी होता है, मैकेनिक्स होता है। नाम क्या है उसका? यांत्रिकी या मैकेनिक्स है। उसकी शुरुआत करने वाले हैं। यहां से हम जितने चैप्टर्स आगे पढ़ेंगे मैं बताऊंगा कहां तक, ठीक है, वो सारे के सारे फिजिक्स के उस पुराने ब्रांच, क्लासिकल ब्रांच ऑफ फिजिक्स कहलाता है मैकेनिक्स, उसके अंतर्गत आएगा। तो मैकेनिक्स में हमको पढ़ना क्या होता है, हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, ये बात मैं सबसे पहले आपके साथ कर रहा हूं कि मैकेनिक्स के अंतर्गत आप क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, क्या क्या चीज हम आपको पढ़ाएंगे। तो जो फिजिक्स का ब्रांच है मैकेनिक्स, उसमें मुख्य रूप से दो चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है, दो महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। ये आप बोल सकते हैं। कौन कौन सी दो चीजें हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, इधर सुनते जाएंगे। सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज होती है बेटा स्थैतिकी, स्टैटिक्स। क्या होती है? स्थैतिकी, स्टैटिक्स। तो नाम से थोड़ा सा हमको पता चल जाता है कि स्थैतिकी क्या चीज होगी। स्थैतिकी में हम उन सभी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे जो कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, जो स्थिर अवस्था में पाए जाते हैं, जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करते। उन सारी चीजों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं स्थैतिकी के अंतर्गत। अब दूसरी चीज पढ़ेंगे हम जो मैकेनिक्स का बोल सकते हैं। जैसे मैकेनिक्स क्या चीज है? जो यांत्रिकी है वो भौतिकी का एक महत्वपूर्ण ब्रांच है, वैसे यांत्रिकी को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट कहलाता है बेटा स्थैतिकी, स्टैटिक, जहां किसी वस्तु की स्थिर अवस्था और उनके विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाता है, वो स्थैतिकी कहलाता है। और वैसे ही इसका जो सेकंड पार्ट है वो होता है गतिकी या डायनेमिक्स, जहां हम किसी वस्तु की गति और उसके गति के कारणों का अध्ययन करते हैं कि कौन से कारण से वो गति कर रहे हैं, कौन से वहां नियम लागू हो रहे हैं और गति के फलस्वरूप और भी क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो गति किस प्रकार की गति है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। सारी चीजें मैं यहां बता दूंगा तो आगे आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सारी चीजें आपको A to Z क्लियर होती जाएगी। ठीक है, कैसे क्लियर होगी? उस कांच की तरह क्लियर होगी जिसको क्या करते हैं हम पानी से साफ कर देते हैं या किसी कपड़े से साफ कर देते हैं। A to Z आपको हर चीज, हर पॉइंट समझ में आने लगेगा। बस आप हमारे साथ में बने रहिए, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है क्लासेस में, बहुत चीजें आपको अच्छे से समझ में आने वाली हैं, तो देखते जाएंगे। मैंने क्या बताया बेटा? गतिकी और स्थैतिकी दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, स्थैतिकी जहां हम वस्तु की स्थिर अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, गतिकी जहां वस्तु की गति की अवस्था का अध्ययन करते हैं, वो भाग क्या कहलाता है बेटा? गतिकी कहलाता है। अब फिर से एक बार यांत्रिकी, समझ में आई बात? यांत्रिकी जहां किसी वस्तु की स्थिर अवस्था और गति की अवस्था और उस पर क्या बोलते हैं, बलों की प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वह भाग या वह शाखा भौतिकी की, वह शाखा क्या कहलाती है? यांत्रिकी। समझ में आई बात? क्या बोले? किसी वस्तु की स्थिर अवस्था और गति की अवस्था और उस पर लगने वाले बल, और बलों के प्रभावों का हम क्या करेंगे बेटा? अध्ययन करेंगे। वह भाग क्या कहलाएगा? यांत्रिकी कहलाएगा। वह भाग क्या कहलाएगा बेटा? यांत्रिकी कहलाएगा। अब यांत्रिकी के दो ब्रांचेस हमने आपको बता दिए बेटा, एक स्थैतिकी होता है, गतिकी। अब
गतिकी को एक और, गतिकी के साथ में एक और नया पार्ट यहां ऐड हो गया है, वो गतिकी कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है? शुद्ध गतिकी। क्या कहलाता है? शुद्ध गतिकी। ये कहलाता है बेटा शुद्ध गतिकी बोलते हैं। ये शुद्ध गतिकी होता है काइनेमेटिक्स। क्या होता है? काइनेमेटिक्स। अब देखिए, बोलेंगे सर इसमें क्या चीज नया है, क्या चीज नयापन है? तो देखो, गतिकी में क्या होता है, हम किसी वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं और गति किस कारण से उत्पन्न हुई, गति के कारकों का, उसके जो जिन चीजों पर वो गति निर्भर करती है, उन सारी चीजों का ध्यान हम कहां रखते हैं? गतिकी के अंतर रखते हैं। मगर जो शुद्ध गतिकी होती है वहां हमको उन कारकों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं होती जिसके कारण क्या हुई है? गति उत्पन्न हुई है। हम उन कारकों को इग्नोर कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, उनका हम थोड़ा भी ध्यान नहीं रखते। वो गतिकी क्या कहलाती है बेटा? शुद्ध गतिकी कहलाती है। इस तरीके से कई बुक्स में देखेंगे तो आपको यांत्रिकी के 3 भाग दिखाई देंगे, स्थैतिकी, गतिकी और शुद्ध गतिकी। और मैंने बता दिया कि गतिकी और शुद्ध गतिकी में बस इतना सा अंतर है, इतना सा छोटा सा अंतर। क्या अंतर है? जब हम कारणों को ध्यान देंगे गति के तो वो गतिकी कहलाता है, और जब हम कारणों को इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वो क्या कहलाता है? शुद्ध गतिकी कहलाता है। ओके, तो ये बात हो गई। अब आपको समझ में आ गया। भैया हम पढ़ने वाले हैं यांत्रिकी। क्या पढ़ने वाले हैं जी? हम पढ़ने वाले हैं यांत्रिकी। यांत्रिकी में गति और वस्तु की स्थिर अवस्था और उस पर लगने वाले बलों का अध्ययन करेंगे, और बल लगने से क्या क्या चीज होती है उनके बारे में देखते जाएंगे। तो चलिए हम क्लास आगे बढ़ाते हैं हमारा। अब देखिए, मैंने जैसे अभी आपको बताया बेटा, क्या चीज मैंने बताया, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ठीक है? क्या चीज मैंने आपको बताया? यहां ये चीज बताने से पहले 1 मिनट रुकिएगा। ये देखिए, मेरे को एक ब्लैंक पेज चाहिए था, मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं। अब बात तो हो गई बेटा, वस्तु की कौन सी अवस्थाओं का हम अध्ययन करेंगे, वस्तु की विराम अवस्था और गति की अवस्था का अध्ययन करेंगे। अब हम गति की अवस्थाओं का अध्ययन किस प्रकार से करते हैं? कोई वस्तु विराम में है या गति की अवस्था में है, उसका हम अध्ययन किस प्रकार से करते हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो देखिए क्या होता है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। रेलगाड़ी है, ट्रेन, छुक छुक गाड़ी जिसको हम बोलते हैं, आप सभी उसमें बैठे होंगे, ठीक है? बहुत कम कोई ऐसा बच्चा होगा, अपवाद, जितने लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, जो शायद ही ट्रेन या रेलगाड़ी में बैठे नहीं होंगे। आप सभी रेलगाड़ी में बैठे हैं, ठीक है? या रेलगाड़ी में नहीं बैठे होंगे तो रेलगाड़ी तो देखे होंगे, क्लियर है? ठीक है, चलती हुई रेलगाड़ी देखे होंगे। तो यहां उदाहरण लिया जाता है विराम और गति को समझाने के लिए रेलगाड़ी, ट्रेन का। क्या बोलते हैं बेटा? रेलगाड़ी में बैठा प्रत्येक व्यक्ति, जब रेलगाड़ी कौन सी अवस्था में हो बोलता है? गति की अवस्था में हो, मोशन में हो। जो ट्रेन है वो कौन से अवस्था में है, कौन से पोजीशन में? मोशन में है, गति की अवस्था में है। तो रेलगाड़ी के अंदर बैठे प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं एक दूसरे के सापेक्ष कौन सी अवस्था में होते हैं? विराम अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं? विराम। जैसे कोई 2 लोग बैठे हैं, आप बैठे हैं, आपका एक फ्रेंड बैठा है, रेलगाड़ी में बैठे हैं, बस आप लोग दोनों बैठे हुए रेलगाड़ी में, छुक 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 गाड़ी चल रही है, आप लोग जा रहे हैं घूमने गोवा। कहां जा रहे हैं? घूमने गोवा, मान के चलिए, ठीक है? मान के चलिए आप धीरे धीरे पहुंच भी जाएंगे मानते मानते, ठीक है? अब जा रहे हैं, अब आप दोनों बैठे हुए हैं, मतलब क्या हुआ? आप दोनों कौन सी अवस्था में है? विरामावस्था में, ठीक है? ये हो गई बात, विरामावस्था में। अब मान के चलिए आपका कोई दोस्त और है जो बाहर प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ है और प्लेटफॉर्म से आपको देख रहा है कि आप दोनों दोस्त बैठे हैं ट्रेन में और जा रहे हैं गोवा। अब ट्रेन कैसी है? गतिशील है। ट्रेन क्या है? मोशन की पोजीशन पर है। तो वो जो तीसरा आपका दोस्त है, जो थर्ड पर्सन है, वो जब आपको देखेगा तो आप ट्रेन के साथ कैसे दिखाई देंगे? गतिशील करते हुए, ठीक है? आप ट्रेन के साथ कौन सी अवस्था में दिखाई देंगे? गति की अवस्था में, मोशन की अवस्था में दिखाई देंगे। अब देखिए यहां प्रश्न उठता है कि एक्चुअल में आपकी पोजीशन क्या है? क्या आप रेस्ट पोजीशन पर हैं? क्या आप मोशन की पोजीशन पर हैं? आप गति की अवस्था में हैं? सही बात है, ये क्वेश्चन है, ठीक है? अब आपकी पोजीशन हमको फाइंड करनी है कि आपकी अवस्था क्या है एक्चुअल में। तो बोलते हैं कि ये जो दोनों शब्द होते हैं, विराम और गति, रेस्ट और मोशन, ये दोनों
ठीक है, ये जो दोनों होते हैं एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, संबंधी होते हैं, सापेक्षिक शब्द होते हैं। क्या होते हैं, सापेक्षिक शब्द होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, बोलता है बेटा ये दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, संबंधी होते हैं। ठीक है, जब भी हमको किसी वस्तु की गति का अध्ययन करना पड़ता है तो किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष करते हैं, किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ट्रेन में बैठा है दो व्यक्ति, तो एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरा व्यक्ति कौन सी अवस्था में, कौन सी अवस्था में, विराम की अवस्था में है। तो ट्रेन में बैठे सभी व्यक्ति एक दूसरे के सापेक्ष विराम की अवस्था में होते हैं, मगर बाहर प्लेटफॉर्म में जितने लोग उनको देख रहे हैं उनके सापेक्ष वही सभी व्यक्ति कौन सी अवस्था में होते हैं, गति की अवस्था में होते हैं, क्योंकि ट्रेन मूव हो रही है, ट्रेन गति कर रही है और ट्रेन के साथ साथ सभी व्यक्ति भी गति कर रहे हैं। तो इस तरह से एक चीज हमको समझ में आता है कि जब भी हमको किसी वस्तु की कौन सी अवस्था, बोलता है बेटा गति की अवस्था का अध्ययन करना पड़ता है, तो किसी वस्तु के सापेक्ष करना पड़ता है, और जिस वस्तु के सापेक्ष हम किसी वस्तु की गति की अवस्था का या विराम की अवस्था का अध्ययन करते हैं उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है बेटा, क्या बोलते हैं उसको, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलेंगे हम उसको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको बोला जाता है बेटा निर्देश तंत्र। ये ठीक है, ये निर्देश तंत्र। अब निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने आपको बता दिया, निर्देश तंत्र। तो कौन होगा निर्देश तंत्र? निर्देश तंत्र क्या होगा, रेलगाड़ी। हम रेलगाड़ी के सापेक्ष वस्तु की गति का क्या कर रहे थे, अध्ययन। रेलगाड़ी के साथ अगर देखें, रेलगाड़ी का जो डिब्बा है उसके सापेक्ष, तो दोनों जो व्यक्ति हैं जो बैठे हुए हैं, ठीक है, वो कौन सी अवस्था में, विरामावस्था में। हाँ, मगर जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको लेंगे, उस प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को लेंगे, तो उसके सापेक्ष कौन सी अवस्था में है, मोशन की अवस्था में है। बात आपको समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल्स देखते हैं। आप जहां भी बैठे होंगे आपके पास में एक टेबल होगा, स्टडी टेबल होगा। स्टडी टेबल में बहुत सारी बुक्स रखी होंगी, बहुत सारी चीजें रखी होंगी। सारी की सारी चीजें कौन सी पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है। कौन सी पोजीशन में है, रेस्ट। अब आपका टेबल देखिए, आपका टेबल कहां रखा हुआ है, अर्थ पर रखा हुआ है, पृथ्वी पर है। ठीक है, कहां है बेटा, वो पृथ्वी पर है। ठीक है, कई बच्चे बोलेंगे सर पृथ्वी में नहीं है, वो तो क्या है, फर्श के ऊपर में है, टाइल्स के ऊपर में है। सब मानते हैं, सारी की सारी चीजें क्या है बेटा, पृथ्वी के ऊपर ही है। ओके, अब सारी की सारी चीजें पृथ्वी के ऊपर है, और पृथ्वी अगर हम देखें पृथ्वी के सापेक्ष, तो टेबल कैसा दिखाई दे रहा है, स्थिर। मगर ध्यान से सुनिएगा, जो साइंटिफिकली है, पृथ्वी क्या चीज है, लगातार अपने एक्सिस पर क्या हो रही है, बोलता है घूम रही है। तो अगर हम पृथ्वी से बाहर चले जाएं, कहां चले जाएंगे, पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में चले जाएंगे, अंतरिक्ष से पृथ्वी को दिखाई देंगे, तो हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, घूमती हुई। तो पृथ्वी कैसी है, गतिशील है। अब कहां से देख रहे हैं, अंतरिक्ष से देख रहे हैं, तो पृथ्वी हमको घूमती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम पृथ्वी पर ही स्थित होकर पृथ्वी को देखते हैं तो कैसे दिखाई देती है, वो विराम की अवस्था में दिखाई देती है। तो यहां भी दो दो अवस्थाएं हो जाती है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो जिस वस्तु के सापेक्ष हम किसी वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है बेटा, निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। मैं शॉर्ट में बताता हूं, ये जो निर्देश तंत्र है बेटा, वो दो प्रकार के निर्देश तंत्र होते हैं। एक निर्देश तंत्र जो होता है वो क्या कहलाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र शॉर्ट में बोलेंगे जहां हम किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गति की अवस्था का अध्ययन करते हैं, जिस या बोल सकते हैं जिस निर्देश तंत्र की सहायता से हम किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गति की अवस्था का अध्ययन करते हैं, वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। और एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र जो न्यूटन की गति के नियमों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। न्यूटन की गति के नियमों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। वो निर्देश तंत्र क्या कहलाते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। और ठीक है, इसको बोल सकते हैं जड़त्वीय मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोल सकते हैं बेटा इसको इंग्लिश में हम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब सेकंड चीज होता है बेटा दूसरा, अजड़त्वीय। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश। तो
जस्ट अपोजिट बोलेंगे। देखिए अब अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र वो निर्देश तंत्र होते हैं, ठीक है, कैसे? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र वो निर्देश तंत्र होते हैं जो न्यूटन की गति के नियमों का पालन नहीं करते हैं। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की सहायता से हम किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र की गति का क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में जो निर्देश तंत्र होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। और निर्देश तंत्र की सहायता से हम किसी वस्तु की गति का क्या करते हैं? बोलता है बेटा अध्ययन करते हैं। और बेसिकली हम फिजिक्स में जब भी किसी वस्तु की गति का अध्ययन करेंगे तो उसके लिए हम 3 परपेंडिकुलर लंबवत अक्षों का निर्माण कर लेते हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। ये अक्ष एक्स अक्ष, वाई अक्ष और क्या कहलाता है? जेड अक्ष कहलाता है। और इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष हम किसी वस्तु की गति का क्या कर लेते हैं? अध्ययन कर लेते हैं। आगे जब हम देखते जाएंगे तो हम आपको डिटेल में बताते चलेंगे किस तरह से किसी वस्तु की गति का अध्ययन इस निर्देश तंत्र की सहायता से किया जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा। मैंने शॉर्ट में बताया आपको निर्देश तंत्र। अब आगे बढ़ेंगे हम। ये मैंने बता दिया था आपको। अब देखिए फिर से बात करेंगे विराम और गति में वस्तुएं। ठीक है, अब देखिए आपको ये टॉपिक्स आपको स्टार्टिंग में ही मिलेंगे आपके बुक में जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा। तो विराम और गति में वस्तुएं ऑब्जेक्ट इन रेस्ट एंड मोशन बोलता है। तो जब कोई वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो वो कौन सी अवस्था में कहलाता है? विराम की अवस्था में कहलाता है। ठीक है, हमारे घर में रखे हुए जो टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, ठीक है, जब तक हम उस पर बल नहीं लगाएंगे वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये सारी चीजें कौन सी पोजीशन में कहलाती है बेटा? रेस्ट पोजीशन में कहलाती है या विराम की अवस्था में कहला सकती है। बोल सकते हैं आप, क्या बोलेंगे कि जब तक कोई वस्तु अपनी अवस्था में किसके साथ में? समय के साथ परिवर्तन नहीं करता है, या किसी वस्तु की अवस्था में अगर समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु कौन सी अवस्था में कहलाती है? विराम की अवस्था में कहलाती होगी। क्लियर हुई बात? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करता है, ठीक है, अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो उसे हम विराम की अवस्था कहते हैं। और ठीक उसी तरीके से जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी क्या करता है? अवस्था, अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो वो गति की अवस्था कहलाता है। कौन सी अवस्था कहलाता है बेटा? वो गति की अवस्था कहलाता है। बहुत ही शॉर्ट था, बहुत ही सिंपल, आसान। ठीक है, ये तो फिजिक्स आसान है, बात है आपके इंटरेस्ट की। ठीक है, ये चीज आप याद रखिए। फिजिक्स जो है वो आसान है। फिजिक्स आसान है मगर फिजिक्स मक्खन नहीं है कि ब्रेड में लगाए और खा लीजिए। ये भी याद रखना बेटा, मक्खन नहीं है। फिजिक्स मांगता है मेहनत, प्रैक्टिस। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको फिजिक्स उतना ही आसान लगेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फिजिक्स क्या है? फिजिक्स मक्खन है। तो मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स मक्खन नहीं है। मक्खन होता तो हम ब्रेड में लगाते और खा जाते। ठीक है, मक्खन नहीं है फिजिक्स। फिजिक्स जो है वो प्रैक्टिस है। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर मक्खन रहता तो सारे के सारे लोग आसानी से फिजिक्स पढ़ लेते, आसानी से फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। ठीक है, अब आगे की बात। नेक्स्ट, बिंदु वस्तु। बिंदु वस्तु, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये समझिए, कुछ एग्जाम्पल से समझिए। अब मैं आपको बता रहा हूं, क्रिकेट सभी ने देखा है, क्रिकेट आप सभी ने देखा हुआ है। ठीक है, क्रिकेट का खेल एक मैदान में होता है बेटा। ऐसा एक मैदान होता है, क्रिकेट के खेल के लिए एक मैदान होता है। अब मैदान में क्या बना होता है? एक पिच बना होता है जिस पर बल्लेबाज क्या करते हैं? बैटिंग करते हैं या बॉलिंग होती है। बाकी चारों ओर मैदान में क्या होते हैं? खिलाड़ी जो रहते हैं फील्डिंग करते हैं। मालूम होगा अभी आईपीएल चल रहा है, आप सभी को अच्छे से मालूम होगा कि क्रिकेट का खेल क्या होता है। सभी आईपीएल देखते होंगे शाम होते ही, मैं भी देखता हूं। मेरी भी एक फेवरेट टीम है जो है दिल्ली डेयर डेविल्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका खेल। और भी बहुत सारी टीमें, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो मुझे पसंद हैं, मगर स्पेशली अभी मैं कुछ मैचेस देखा हूं तब से मुझे वो टीम अच्छी लगती। उनकी बैटिंग देखना अच्छा लगता है, तो 2-4 ओवर टाइम निकालकर हम भी देख लेते हैं। देखा कीजिए, मगर
समय के साथ में, ठीक है। जब आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कीजिए, जब मैच देखना है तो माइंड फ्रेश के लिए ये भी बहुत जरूरी है बेटा। ओके, तो अब मैंने क्या बताया, क्रिकेट का खेल। वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या है, बिंदु वस्तु, पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्रिकेट का खेल, एक मैदान, एक पिच, एक गेंद होती है, बॉलिंग करता है कौन, बॉलर, बैट्समैन उस पर स्ट्रोक लगाता है, ठीक है, उस पर अपने शॉट्स खेलता है। तो वो जो छोटा सा गेंद रहता है इस मैदान के चारों ओर, वो जो छोटा गेंद होता है, छोटा सा गेंद, ये छोटा सा गेंद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम बॉल, वी फॉर बॉल। ये छोटा सा जो बॉल होता है बेटा, वो मैदान के कहां बोलता है, मैदान के चारों ओर। मैदान के कहां बोलता है बेटा, मैदान के चारों ओर क्या करते रहता है, ये छोटा सा बॉल मैदान के चारों ओर पूरे खेल के दौरान क्या करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। आपको मालूम है ये इस तरह से गोल 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 गोल, जिधर शॉट मारेगा उधर जाता है, जिधर फेंकते हैं फील्डर उस दिशा में जाता है, चक्कर लगाते रहता है। क्लियर हुई बात। तो देखिए ये जो छोटा सा गेंद है वो इस मैदान में अपने आकार की तुलना में, गेंद कैसा, छोटा सा, मगर ये अपने आकार की तुलना में क्या करता है, बहुत अधिक दूरी तय करता है पूरे खेल के दौरान, ठीक है। जितना उसका आकार होता है, जितना उसका साइज होता है, अगर उसकी तुलना में अगर हम देखेंगे तो ये बहुत अधिक दूरी तय करता है, बहुत अधिक डिस्टेंस कवर करता है। तो गेंद द्वारा तय किए गए दूरी या गेंद द्वारा जो कवर डिस्टेंस है, जो जितना वो डिस्टेंस क्या करता है, कवर करता है, उससे अगर हम गेंद के आकार की तुलना करें, ठीक है, गेंद द्वारा तय की गई दूरी या गेंद जो डिस्टेंस कवर करता है उसकी तुलना किससे करें, अगर हम गेंद के आकार से करें तो इस गेंद को हम क्या बोलेंगे, ये जो बॉल है उस बॉल को हम बोल सकते हैं बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे हम इसको, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। हम इसको बोल देंगे बेटा कि ये क्या चीज है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक बिंदु वस्तु है। ये एक एग्जांपल हो गया। तो किसी वस्तु जब अपने आकार की तुलना में बहुत अधिक दूरी तय करती है तो उस वस्तु को हम बिंदु वस्तु मान लेते हैं। चलिए ऐसे एक और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं बेटा। ये दो शहर, एक दिल्ली एक मुंबई, डी फॉर दिल्ली, एम फॉर मुंबई, डी फॉर दिल्ली, एम फॉर मुंबई, ठीक है। डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस मुझे भी नहीं मालूम, फिर भी मालूम है कि कितने किलोमीटर होगा बेटा, इसका डिस्टेंस जो है हजारों किलोमीटर्स में होगा। एक्चुअल डिस्टेंस मुझे नहीं मालूम है, आपको मालूम होगा, हो सकता है। मैं एक एग्जांपल ले लिया, हजारों किलोमीटर होगा। अगर हम किसी कार से ट्रेवल करते हैं, किससे ट्रेवल करते हैं बेटा, अगर हम ये डिस्टेंस को हम एक कार से ट्रेवल कर रहे हैं, मान के चलिए किससे ट्रेवल कर रहे हैं, हम एक कार से ये डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं बेटा, हम कवर करना चाहते हैं, ठीक है। हम ट्रेवल कर रहे हैं कार की सहायता से, हम उस कार की सहायता से हम ट्रेवल कर रहे हैं, कहां ट्रेवल कर रहे हैं, हम दिल्ली टू बॉम्बे ट्रेवल कर रहे हैं। तो कार के आकार की तुलना में, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है। कार के आकार की तुलना में ये जो डिस्टेंस है दिल्ली और बॉम्बे के बीच का डिस्टेंस है वो कैसा है, बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा अधिक है। ये हजारों किलोमीटर्स में है और कार का जो साइज है कुछ मीटर्स में है। तो किलोमीटर्स, और वो भी हजारों किलोमीटर्स और कुछ मीटर्स में बहुत डिफरेंस होता है। तो अब हम यहां बोलेंगे कि कार द्वारा जो तय की गई दूरी है वो उसके आकार की तुलना में क्या है, बहुत ही क्या है, कम है। कार, ठीक है, कार द्वारा जो तय की गई दूरी है, ठीक है, वो अधिक है। कार का आकार कैसा है बेटा, बहुत ही कम है। चूंकि कार का आकार कार द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बहुत ही कम है, तो हम इस कार को क्या मान सकते हैं, बिंदु वस्तु या पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा, बिंदु वस्तु बहुत ही छोटी वस्तु जिसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है, अधिक होती है, किसकी तुलना में, उसके आकार की तुलना में। तो ऐसी छोटी वस्तु जो अपने आकार की तुलना में बहुत अधिक डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कवर करती है, तय करती है, उसे हम क्या बोलेंगे, बिंदु वस्तु कहेंगे। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। सारी चीजें मैं छोटे छोटे पॉइंट्स पर लेके चला हूं, अच्छे से समझते चलिएगा, ठीक है। अब एक विमी गति, फिर से आ जाते हैं थोड़ी सी गति में, ठीक है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आज के लेक्चर्स में, छोटे छोटे पॉइंट्स है, बोलने का काम मेरा ज्यादा है, ठीक है। अब बोलने का काम मेरा ज्यादा है, आपको सुनना है लेक्चर्स, ठीक है। मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताते चल रहा हूं, फर्स्ट क्लास है, ठीक है। थोड़े से लेक्चर्स यहां ज्यादा होंगे, कोई बात नहीं, सुनते जाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। एक विमी है,
गति। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति को एक विमी कहते हैं। एक विमी गति, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं? एक विमी गति कहते हैं, क्योंकि यहां एक ही विमा होती है। ठीक है, विमा आपको बता दिए थे बेटा, हमने डायमेंशंस बता दिए थे। जो मूल मात्रक होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशंस या विमाएं बोलते हैं, मूल मात्रक की घातों को। तो यहां एक ही विमा बोलता है। तो एक विमी गति जब वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, मतलब आप इस तरीके से उसको दिखा सकते हैं बेटा, एक एक्सिस में, ये एक एक्सिस में एक्स अक्ष एक सरल रेखा। जब कोई वस्तु एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में, कौन से अक्ष की दिशा में? जब कोई वस्तु एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में गति करती है तो उसकी जो गति है बेटा, उसकी जो गति है उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसकी जो गति है उसे हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे, उसकी जो गति रहेगी उसे हम क्या बोलेंगे? ये देखो, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में गति कर रहा है, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में गति कर रहा है, तो उसकी गति को क्या बोलेंगे? हम एक विमी गति कहेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने बताया था सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति, ठीक है, सीधे पटरी पर चलती हुई ट्रेन की गति। कोई कीड़ा है घर में, जो हमारे कपड़ा सुखाने का जो क्या होता है? रस्सी होता है, उस रस्सी पर अगर कोई कीड़ा चलेगा तो वो कीड़ा कैसे चल पाएगा? जब वो रस्सी पर एकदम सीधे चलेगा स्ट्रेट लाइन में। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? एक विमी गति का एक उदाहरण हो जाएगा। सर्कस का खेल देखे होंगे, सर्कस के खेल पर देखना, जो करतब दिखाने वाले रहते हैं सर्कस में, जो उनके क्या रहते हैं, जो उनके कलाकार रहते हैं, वो एक पतली रस्सी पर चलते हैं। तो ये भी क्या होगा बेटा? एक विमी गति का एक उदाहरण होगा। ये वन डायमेंशन इन मोशन के लिए एक एग्जाम्पल होगा। ये सारी चीजें, तो जब भी कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति को एक विमी कहते हैं। अब दूसरी बात, ये तो हो गया एक विमी गति के लिए, ठीक है। ये हमारे पास में एग्जाम्पल हो गया बेटा किसके लिए? वन डायमेंशन मोशन के लिए, वन डायमेंशन मोशन के लिए। अब हम यहां देखेंगे द्विविमी गति। जब कोई वस्तु दो विमाओं में, दो एक्सिस में गति करती है तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं? द्विविमी कहते हैं। यहां दो एक्सिस बना लेंगे, एक हम बना लेंगे बेटा एक्स अक्ष और दूसरा हम बना लेंगे बेटा वाई अक्ष। तो वस्तु की जो गति है वो क्या कहलाएगी बेटा? द्विविमी गति कहलाएगी। जो वस्तु की गति है वो क्या कहलाती है? यहाँ द्विविमी गति कहलाती है, ठीक है। अब जितनी चीजें जमीन पर चलती, क्योंकि दो एक्सिस मिलकर समतल बनाते हैं, यहां एक्स और वाई एक्सिस है, तो किस चीज का निर्माण होता है बेटा? एक्स वाई समतल की। किसकी निर्माण होती है? एक्स वाई समतल की। जैसे हमारी गति बेटा, हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, जमीन पर चलने वाली जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी थिंग्स हैं, चाहे वो जितने भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सारी चीजों की गति कैसी कहलाएगी? वो समतली गति होती है, ठीक है। वृत्ति गति भी इसका एक एग्जांपल है। कौन सी गति है? वृत्ति गति है। नदी पर नाव की गति है, बिलियर्ड्स के गेंद की गति है। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हम द्विविमी गति में ले सकते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं? द्विविमी गति का एक और नाम होता है। ये चूंकि समतल में हो रहा है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोल सकते हैं समतलीय गति। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? समतलीय गति कहेंगे, ठीक है। ये हो जाता है बेटा द्विविमी गति या टू डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन, ये ठीक है। अब त्रिविमी गति की बात करते हैं। जब तीन एक्सिस में, तीन विमाओं में किसी वस्तु की गति होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? त्रिविमी गति कहते हैं। ये देखिए तीन एक्सिस बना दिए, ये एक्स और ये वाई और ये जेड, ठीक है। तीन अक्ष हो गए हमारे पास में, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और कौन सा अक्ष? जेड अक्ष। जब किसी वस्तु की गति इन तीनों एक्सिस में होगी, एक्स वाई और जेड अक्ष में, तो वस्तु की गति क्या कहलाएगी? त्रिविमी गति। त्रिविमी गति कौन वस्तु करती है? जैसे आकाश में उड़ता हुआ पतंग, ठीक है, आकाश में उड़ता हुआ कोई कीड़ा या कोई चिड़िया, इन सारी चीजों की गति क्या होगी? त्रिविमी गति होगी। और अधिकांशतः हम त्रिविमी गति के लिए एरोप्लेन या वायुयान का एग्जाम्पल देते हैं। उसकी गति 3 डायमेंशन होती है, 3D में होती है। कहां होती है बेटा? 3D। ये तो तीन गति हो गई। इसके बारे में डिटेल में अभी हम पढ़ते जाएंगे चैप्टर वाइज। पहले हम एक विमी गति, इस चैप्टर में हम एक सरल रेखा में गति के बारे में पढ़ेंगे, एक विमी गति के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद वाले जब यूनिट आएगा वहां हम द्विविमी गति या समतल में गति का अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ त्रिविमी गति का भी अध्ययन करेंगे। तो वहां हम आपको डिटेल में लेके जाएंगे। यहां मैंने एक शॉर्ट में आपको समझा दिया कि जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति को हम एक विमी गति कहते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स आपको बता दिए, ठीक है।
ट्रेन की गति, सीधे सड़क पर चलते हुए कार की गति, ठीक है, एक रस्सी पर चलते हुए, पतले रस्सी पर चलते हुए किसी सर्कस के खिलाड़ी की गति, पतले रस्सी पर चलती हुई कीड़े की गति, ये सारी गतियां एकविमी गति, द्विविमी गति। बताएं, जितनी चीजें समतल में गति करती है या समतली गति होती है वो द्विविमी गति होती है, वृत्तीय गति होती है, नाव की गति होती है, ये सारी चीजें। और तीसरा बताया बेटा त्रिविमी गति, जब कोई वस्तु 3 विमाओं में गति करती है तो उसकी गति को त्रिविमी गति या 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। जैसे किसी कीड़े की गति है, किसी चिड़िया की गति है, वायुयान की गति है, पतंग की गति है, ये सारी गतियां क्या कहलाती है? त्रिविमीय गति कहलाती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटा इस क्लास में हम। चलिए, ये इस क्लास में अब हमारे पास में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दूरी और विस्थापन। क्या चीज है बेटा? दूरी और विस्थापन। ध्यान से सुनते जाएंगे, बहुत ही शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूं। तो बोलता है कि दूरी, दूरी मतलब क्या होगा बेटा? डिस्टेंस, ठीक है। दूरी, डिस्टेंस, दूरी, डिस्टेंस। लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है। किसी भी वस्तु द्वारा चले गए पथ की लंबाई को, किसी भी वस्तु द्वारा चले गए पथ की लंबाई को, ठीक है, कोई भी वस्तु हो, ठीक है, या किसी भी व्यक्ति के द्वारा चले गए पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं? हम दूरी कहते हैं। तो दूरी, डिस्टेंस शॉर्ट में याद रखिएगा, बहुत ही शॉर्ट टर्म में लेंथ ऑफ पाथ। क्या बोलते हैं बेटा? लेंथ ऑफ पाथ। रास्ते की लंबाई ही क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। रास्ते की लंबाई, जिस रास्ते पर हम चलते हैं उसकी लंबाई को क्या बोलते हैं? हम दूरी कहते हैं। तो दूरी आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? दिए गए समय अंतराल में वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को, कोई भी समय अंतराल हो, दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को रास्ता, रास्ता मतलब क्या चीज है बेटा? रास्ता मतलब क्या बोल सकते हो आप? पथ, पथ ही बोलते हैं रास्ते को। तो शॉर्ट में याद रखिए, ठीक है। क्या बोलेगा कोई? दूरी बोलेगा। जैसे कोई दूरी बोलेगा तुरंत जवाब देना, लेंथ ऑफ पाथ। पथ की लंबाई, डिस्टेंस बोलता है, तुरंत दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए। आप मेंटोस खाओ या ना खाओ, आपके दिमाग की बत्ती तुरंत जलनी चाहिए। जैसे ही कोई बोल देता है, क्या बोल देता है? दूरी बोल देता है। दूरी क्या होती है? पथ की लंबाई होती है। किसी भी दिशा में वस्तु कोई भी दिशा में चले, यहां दिशा का महत्व नहीं होता। दिए गए पथ की लंबाई, रास्ते की लंबाई, लेंथ ऑफ पाथ क्या कहलाता है बेटा? दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है? वो दूरी कहलाता है। अब चूंकि यह लंबाई है तो दूरी को हम मेजर किससे करेंगे? तो मेजर किससे करेंगे यह देखने के लिए हमको इसका मात्रक मालूम होना चाहिए। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, और इसका संकेत होता है स्मॉल m। क्या होता है? स्मॉल m, क्योंकि दूरी एक तरह का क्या है बेटा? लंबाई ही है। तो किससे मापते हैं? मीटर से। संकेत होता है m। अगर इसकी विमा की बात करेंगे तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? जो लेंथ की विमा होती है लंबाई की, वही दूरी की विमा हो जाएगी, कैपिटल L। प्रकृति, यहां दिशा का महत्व नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होती है? कैसी राशि होती है? ये अदिश राशि होती है, ठीक है। अदिश सदिश के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, फिर भी यहां मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। आप हो सकते हैं जो आपके 9th क्लास 10th क्लास है वहां भी आपने पढ़ा होगा। अदिश ऐसी राशियां होती हैं जिसमें दिशा नहीं होती, केवल उसका क्या होता है? परिमाण या मैग्नीट्यूड होता है। जहां दिशा को महत्व नहीं दिया जाता है, जहां दिशा को लिखा नहीं जाता है, वो क्या कहलाती है बेटा? वो अदिश कहलाती है। वो क्या कहलाती है? अदिश। तो चीजें क्लियर हो गई होगी। मैंने बहुत सारी चीजें बता दी कि दूरी, लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की लंबाई, पथ की लंबाई, दिए गए समांतराल में। अगर आपको एग्जाम्स में लिखना है तो बोलेंगे सर आप तो शॉर्ट में बताए, एग्जाम्स में क्या लिखेंगे? जो मैंने बताया वही आपको एग्जाम में लिखेंगे। कुछ शब्द आप अपने से जोड़ेंगे। थोड़ी सी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपके लिखने का तरीका होना चाहिए, आपके लिखने का स्टाइल होना चाहिए, बस, ठीक है। क्या बोलेंगे? किसी भी दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? हम दूरी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये चीज आप वहां लिख सकते हैं, ये, ठीक है। मात्रक मीटर, विमा L, प्रकृति क्या हो गई?
अदिश। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप नोट करके रखना, ये जो दूरी होती है कैसी होती है बोलता है बेटा, ये दूरी हमेशा धनात्मक होती है। कैसी होती है? ये जो दूरी होती है वो हमेशा के कैसे होगी बोलता है, धनात्मक होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है या पॉजिटिव होती है। ये दूरी हो गई। अब दूरी के बाद, दूरी डिस्टेंस, दूरी के बाद हमारे पास में एक और टॉपिक है। क्या टॉपिक है हमारे पास में? हमको देखना है बेटा विस्थापन। विस्थापन मतलब क्या चीज है यहां? डिस्प्लेसमेंट। क्या देखना है हमको? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमको यहां देखना क्या है? हमको यहां देखना है बेटा विस्थापन। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन। अब जैसे मैंने लेंथ ऑफ पाथ बताया, ठीक है, वैसे ही मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूं विस्थापन। ये हो जाएगा चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन क्या होता है बेटा? चेंज इन पोजीशन। जब किसी वस्तु की स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन होता है, तो वह उसका क्या कहलाता है? विस्थापन होता है। और परिभाषा की बात करेंगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब दिए गए समय अंतराल में एक विशेष दिशा में, यहां दिशा का महत्व रहता है, याद रखिएगा, इस चीज को नोट कीजिएगा। यहां दूरी में हमने बोल दिया भाई पहले से, यहां दिशा नहीं देखी जाती, मगर विस्थापन की बात करेंगे जैसे ही हम, विस्थापन में जो रहता है वो दिशा का महत्व रहता है। तो क्या बोलते हैं कि एक विशेष दिशा में दिए गए समय अंतराल में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, चेंज इन पोजिशन, वस्तु की किसमें? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, यहां बोल सकते हैं हम वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, चेंज इन पोजीशन को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अगर आपको निकालना होगा तो आप इस तरीके से आप यहां निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ये आप लिख सकते हैं बेटा। अंतिम स्थिति माइनस क्या हो जाएगा? प्रारंभिक स्थिति, चेंज इन पोजीशन। बात क्लियर हो गई आपको? तो विस्थापन क्या होता है? एक विशेष दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम विस्थापन कहते हैं। शॉर्ट में बोलेंगे चेंज इन पोजीशन। दूरी के लिए लेंथ ऑफ पाथ, विस्थापन के लिए चेंज इन पोजीशन, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। ओके, ये चीज। अब परिभाषा भी बता दिया, किसी दिए गए समयांतराल में एक विशेष दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। सेम अगर अब मात्रक की बात कर दिया इसने, तो मात्रक में आप क्या लिखेंगे? ये भी क्या बता रहा है? एक तरह से लंबाई को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका जो मात्रक आएगा वो हम लिखेंगे बेटा मीटर। संकेत होगा यहां भी m। अगर विमा की बात किया जाएगा या विमेय सूत्र की बात किया जाएगा तो विमा में हम लिखेंगे क्या? l। क्या लिखेंगे? विमा के लिए हम लिखेंगे l। और नेक्स्ट इसकी किस चीज की बात की जाती है? अगर इसकी प्रकृति की बात की जाती है, इसके नेचर की बात की जाती है कि किस प्रकार की इसकी क्या होगी? इसकी प्रकृति होगी। तो इसकी प्रकृति, चूंकि यहां दिशा बताया जा रहा है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहेगा, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी बेटा? सदिश होगी। और बहुत महत्वपूर्ण बात नोट अभी बताते हैं आपको। देखो एक्शन में होता क्या है, ठीक है, किस तरीके से हम बताएंगे। जैसे हमने क्या बोल दिया बेटा कि दूरी हमेशा क्या होती? धनात्मक होती। क्योंकि अगर हम तय करेंगे लंबाई, हम लंबाई तय करेंगे, जैसे मान के चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, सभी ध्यान से सुनते जाएंगे, ठीक है। ये जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे धनात्मक होगी। आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, आप अपने घर से कहां जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। आपके घर और स्कूल का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। कितना है? 5 किलोमीटर है। डिस्टेंस मतलब उस रास्ते की लंबाई। तो क्या बोलेंगे? आपके द्वारा तय की गई दूरी कितनी किलोमीटर है? 5 किलोमीटर है, ये हम बोलेंगे। बात समझ में आई? कितनी हो गई? आपके द्वारा तय की गई दूरी 5 किलोमीटर है। अब आप स्कूल से वापस घर आ जाते हैं,
तो आपके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो गई? गए तो 5 किलोमीटर, वापस आए तो 5 किलोमीटर, तो 5 धन 5 क्या हो गई बेटा? 10 जोड़ दिए ना। तो ये 10 कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू है। बात ध्यान रखना, मैंने क्या बोला कि आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, और आप स्कूल से वापस घर आ रहे हैं, फिर से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। 5 धन 5 कितना हो गया? 10 किलोमीटर। ये आपके द्वारा तय की गई क्या हो गई? दूरी हो गई, क्योंकि रास्ते की लंबाई 5 थी, तो 5 धन 5 हमने जोड़ दिया, और लेंथ ऑफ पाथ ही क्या कहलाता है? दूरी। इसलिए आपके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई? 10 किलोमीटर हो गई। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी? विस्थापन की। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। आप स्टार्टिंग कहां से करते हैं? अपने घर से करते हैं बेटा। तो आपकी जो प्रथम स्थिति है वो आपकी कहां है? घर है। आप घर से कहां जाते हैं? स्कूल। घर से कहां गए बेटा? स्कूल। ठीक है, कितना कवर किए? घर आपकी पहली स्थिति, स्कूल आपकी अंतिम स्थिति। तो अंतिम स्थिति ऋण प्रारंभिक स्थिति। तो अंतिम स्थिति स्कूल है, स्कूल तक का डिस्टेंस 5 है, तो 5 ऋण 0 आपका घर जहां से आपने स्टार्ट किया था वो आपका ओरिजिन, वो आपका मूल बिंदु कहलाएगा। तो 5 - 0 कितना हो गया? 5 हो गया। तो इस स्थिति में आपका विस्थापन कितना हुआ बेटा? 5 किलोमीटर। कितना हुआ? 5। मगर अभी पूरा नहीं हुआ है हमारा उदाहरण। अब वापस स्कूल से कहां जाते हैं? घर। कहां जाते हैं? वापस स्कूल से घर आ जाते हैं। तो आपने चलना कहां से शुरू किया था? शुरू में आपने स्टार्टिंग कहां से किया था? अपने घर से किया था, वो आपकी प्रारंभिक स्थिति। और वापस कहां पहुंच गए? आप अपने घर में पहुंच गए, वो आपकी अंतिम स्थिति। तो देखिए, पहले जब आप स्कूल से घर गए थे, पहले जब आप घर से कहां गए थे? स्कूल गए थे, तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए थे, वही आपका विस्थापन हुआ था, वही आपकी दूरी होगी। तो इस तरह से दूरी को क्या विस्थापन को हमने क्या बोल दिया? धनात्मक। दूरी तो धनात्मक होती ही है, विस्थापन क्या हो गई थी? धनात्मक। हाँ, मगर जब आप वापस आ गए घर में तो दूरी तो 10 हो गई, मगर जो विस्थापन है बेटा वो कितनी हो गई? 0 हो गई। वो क्या हो गई बेटा? 0 हो गई। क्लियर हुई ना बात? वो क्या हो गई बेटा? 0 हो गई। तो इस तरह से जो विस्थापन है वो क्या हो गया? 0 भी हो गया। वो क्या हो गया? 0 भी हो गया। और अगर मान के चलिए कि अगर आप वापसी में, ठीक है, अगर आप वापसी में ये जो 5 किलोमीटर डिस्टेंस है उसमें, ठीक है, उस 5 किलोमीटर के डिस्टेंस जो है उससे कहीं आगे चले गए, उससे कहीं क्या चले गए बेटा? आगे चले गए। ठीक है, तो वो एक तरह की ऋणात्मक विस्थापन हो जाएगा। आगे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, वहां हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स में ही समझाएं तो ज्यादा अच्छे से यही चीज आपको समझ में आएगी। अब आगे देखेंगे तो हम यहां क्या लिख सकते हैं बेटा कि जो विस्थापन होता है वो विस्थापन कैसा होगा? वो धनात्मक होगा। कैसा होगा? वो धनात्मक होगा। और कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। और कैसा होगा? वो 0 होगा। और कैसा होगा बेटा? वो 0 होगा। तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। यहां आपको याद करना पड़ता है बेटा एग्जाम्स के लिए विस्थापन और दूरी में अंतर। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहां नोट आउट कर दिए हैं। ठीक है, पता नहीं आप लोगों को दिखाई देगा कि नहीं वीडियो में, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कैसे लिखेंगे विस्थापन और दूरी में अंतर। एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले पॉइंट में आप दोनों की परिभाषाएं लिख देना कि विस्थापन क्या होता है। यह दिए गए समय अंतराल में वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक है, एक विशेष दिशा में वस्तु में स्थिति में परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाता है बेटा? विस्थापन कहलाता है। दूरी के लिए लिख देंगे या दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई होती है। विस्थापन सदिश, दूरी अदिश। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और 0, और विस्थापन सदैव धनात्मक। विस्थापन जो रहता है वो पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता, बोलता है कैसा भी पथ हो उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करेगा, चाहे वो लंबा हो चाहे वो छोटा हो। विस्थापन होना है मतलब होगा। किस पर निर्भर करेगा? अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति पर। ठीक है, चाहे दूरी कम भी होगी, पथ की आकृति कम होगी, छोटी होगी, टेढ़ी होगी, उन सब चीजों पर निर्भर नहीं करेगा। किस पर निर्भर करेगा? केवल वो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति पर। जबकि दूरी जो होती है वो वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर करती है। अगर पथ की लंबाई बड़ी होगी तो दूरी का मान अधिक होगा, पथ की लंबाई छोटी होगी तो दूरी का मान कैसा होगा? कम होगा। नेक्स्ट, विस्थापन, इसका परिमाण दूरी के बराबर या उससे छोटा हो सकता है। जो विस्थापन है वो या तो दूरी के बराबर भी हो सकता है या दूरी से क्या हो सकता है? छोटा भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। मगर दूरी जो रहती है वो हमेशा विस्थापन से क्या होती है बेटा? अधिक होती है। क्या होगी?
यह विस्थापन के परिमाण के बराबर या उससे क्या होगी, अधिक होगी। तो ये कुछ 4-5 एग्जाम्पल उदाहरण जो है अंतर जो है वो आप यहां याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और हम छोटा सा एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या चीज बेटा, कि ये जो हमने अभी बताया दूरी और विस्थापन जो बताया है वो आप कैसे इसको समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास में है, जैसे ये एक व्यक्ति ए से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, और कहां जाता है बेटा, सी पर, फिर कहां जाता है, बी पर। ए से जाता है बोलता है सी, और सी से जाता है कहां, बी। एक व्यक्ति ए से चलना शुरू करता है, ए से जाता है सी और सी से जाता है बी। तो यहां मैं दोनों चीजें आपको बता रहा हूं। क्या बताऊंगा बेटा, सबसे पहले दूरी। दूरी क्या होती है, पथ की लंबाई। तो दूरी कितना हुआ बेटा, ए सी। फिर कहां गया, सी से बी, तो ए सी प्लस सी बी। ए सी प्लस क्या हो गया बेटा, सी बी। और यहां अगर हम विस्थापन देखें, तो विस्थापन प्रारंभिक स्थिति क्या थी, ए कौन सी स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति है। और बी जो है वो कौन सी स्थिति है, बी जो है वो अंतिम स्थिति है। तो विस्थापन क्या होता है, अंतिम स्थिति ऋण प्रारंभिक स्थिति। तो ये विस्थापन बी ए हो जाएगा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं बेटा ए बी। क्या लिख सकते हैं आप, ए बी। ठीक है, इस तरीके से। और देखते हैं एक और एग्जांपल। अगर कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, जिसका केंद्र O है और जो त्रिज्या है वो क्या है, बोलता है बेटा R है। एक वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है। तो यहां दूरी की बात करेंगे। एक चक्कर में मान के चलते हैं यह A से चलना प्रारंभ करता है, और A से चलना प्रारंभ करेगा और एक पूरा चक्कर लगाएगा। ये पूरा चक्कर लगाएगा, वापस कहां जाएगा, A पर। तो इसके द्वारा जो चली गई दूरी है वो वृत्त की परिधि या वृत्त के परिमाप, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर होता है 2 पाई r के। और हम बात करेंगे किसका बेटा, विस्थापन। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम, विस्थापन की बात करते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु क्या हुआ, A, और अंतिम बिंदु भी क्या हो गया, A, मतलब विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर होगी बात। तो याद रखना, पथ की लंबाई तो वृत्त का परिमाप बन गया 2 पाई r, और अंतिम स्थिति ऋण प्रारंभिक स्थिति तो विस्थापन, तो जहां था वहीं आ गया, तो विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। ओके, अब नेक्स्ट चीज हम देखेंगे बेटा, क्या देखना है हमको, देखो नेक्स्ट टॉपिक में। यदि वस्तु 7 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, हमारे पास में एक न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा मैं वे में आ गया था। ठीक है, क्या है बेटा, हमारे पास में एक आंकिक है दूरी और विस्थापन से रिलेटेड। चलिए छोटा सा मैंने एक न्यूमेरिकल्स यहां डाल के रखा हुआ है, हम ये क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं बेटा। कैसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं देखते जाएंगे ना। ये हमारे पास में ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखो क्या लिखता है, यदि वस्तु 7 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार पथ में गति करती है तो वस्तु द्वारा चली गई और दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अर्धवृत्ताकार पथ में, तो ये ऐसे हो जाएगा बेटा, 7 मीटर त्रिज्या वाला ये अर्धवृत्त बना दिया मैंने। क्या बना दिया बेटा, ये अर्ध, कहां गया भाई डस्टर, ये हमने बना दिया बेटा अर्धवृत्त। ठीक है, क्या बना दिया, एक अर्धवृत्त, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल। ओके, हमने एक हाफ सर्कल बना दिया। हाफ सर्कल जिसकी त्रिज्या कितनी है बोलता है बेटा, ये इसकी त्रिज्या r = है 7 मीटर। ये हमको गिवन में दे दिया है। क्या दे दिया है गिवन में, r = 7 मीटर है। तो क्या बोलता है, पथ में गति करती है, तो ये हम इसका त्रिज्या को हम OA और व्यास मान लेते हैं बेटा B। तो दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, दूरी और विस्थापन। तो चलिए देखिए, ये हमको r दिया है बेटा, r दिया है तो व्यास निकालना है। व्यास d = क्या हो जाएगा, AB। AB = क्या हो जाएगा बेटा, व्यास जो होता है त्रिज्या की दोगुनी होती है, तो 2r हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 7 =
14 मीटर। ठीक है, पता नहीं जरूरत पड़ेगी कि नहीं, मैंने निकाल के रख दिया है। अब हम दोनों चीजें देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे बेटा दूरी। दूरी तो दूरी क्या होगा, ए से कहां चलेगा बेटा, बी। ए बी क्या है, ए बी है अर्ध वृत्त का परिमाप। दूरी क्या चीज है यहां, अर्धवृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना हो जाता है बेटा, पाई आर। कितना हो जाएगा, पाई आर। पाई की वैल्यू आप पुट कीजिएगा बेटा 22/7, और आर जो है, आर कितना है बेटा, 7 है। 7 और 7 कैंसल, इक्वल 22 मीटर। क्या हो गया, 22 मीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गई दूरी। क्या हो गई बेटा, ये दूरी हो गई। अब बात करेंगे विस्थापन की। विस्थापन की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं बेटा हम, विस्थापन की, कितना विस्थापित हुआ। तो अब विस्थापन की बात करेंगे। तो विस्थापन मैंने बताया वस्तु की अंतिम स्थिति ऋण प्रारंभिक स्थिति। तो विस्थापन यहां क्या हो जाएगा बेटा, पहले कहां था, ए पर, बाद में कहां चला गया, बी पर। तो विस्थापन क्या हो जाएगा यहाँ, ए बी। और ए बी की वैल्यू हमने निकाल के रखा हुआ है कितना, 14 मीटर। क्या हो जाएगा, 14 मीटर। क्लियर हुई बात। दूरी, दूरी क्या हो जाएगी, अर्धवृत्त का परिमाप। विस्थापन अंतिम स्थिति बी, प्रारंभिक स्थिति ए। तो ये ए बी उसका क्या कहलाएगा बेटा, विस्थापन कहलाएगा। कितना आ जाएगा, 14 मीटर। तो ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपको पूछे जा सकते हैं, वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स पर हम खास ध्यान देंगे। टोटली न्यूमेरिकल्स करवाएंगे आपको क्लास 11 के। क्लास 11 का A to Z हर चैप्टर से जो न्यूमेरिकल्स आप बोलेंगे वो कराएंगे। ऐसा कुछ न्यूमेरिकल्स आपके पास में है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी एग्जांपल्स में, जो आपको डाउट्स हैं वो हमको दीजिए आप मैसेज में, कमेंट में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, जहां भी आप हमको प्रोवाइड कराना चाहते हैं वहां प्रोवाइड कीजिए। हम उनका सॉल्यूशन करके आपको भेजेंगे, आपको दिखाएंगे। ओके, ठीक है। चलिए अब लास्ट टॉपिक आज की क्लास का। ठीक है, क्या है बेटा, ये जो लास्ट टॉपिक है वहां हम देखने वाले हैं चाल और वेग। क्या देखेंगे, चाल और वेग। अभी हमने क्या पढ़ा, दूरी और विस्थापन पढ़ा। अब हम आपको बताने वाले हैं कि चाल और वेग क्या कहलाता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, हम बात करते हैं आज चाल के बारे में। चाल क्या होती है, चाल। ठीक है, तो अब हम परिभाषा की जो हमारे पास में है वो बात करेंगे चाल की। तो चाल की, तो चाल क्या होता है, बोलते हैं किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। ठीक है, अगर हम इसको फार्मूले के रूप में लिखें बेटा, सूत्र के रूप में, तो क्या हो जाता है हमारे पास में, चाल बराबर हो जाता है बेटा दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या हो जाता है हमारे पास में, दूरी बटा समय। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, कोई वस्तु है उसके द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम वस्तु की क्या कहते हैं बेटा, चाल कहते हैं। सूत्र चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। कैसे हुआ वो देखो इधर, जबकि मान के चलो अगर समय, कोई भी एक समय लेते हैं, एक समय पर वो एक दूरी तय करती है। ठीक है, ठीक है, समय टी पर, इधर देखो समय टी पर कितनी डिस्टेंस कवर करता है, मान के चलते हैं डी। टी समय पर डी दूरी चलती है, तो एकांक समय में चली गई दूरी डी अपॉन टी। बहुत इजी है। इस तरीके से हमारे पास दूरी निकल,
सॉरी मिस्टेक हो गया बेटा, चाल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वस्तु t समय में d दूरी तय करती है, t समय में कितनी दूरी तय करती है, d दूरी तय करती है, तो एकांक समय में d बाई t दूरी तय करेगी। और यही चीज हमने परिभाषा में लिखा है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु को क्या कहते हैं बेटा, चाल कहते हैं। तो एक समय में कितनी दूरी तय करती है, d बाई t दूरी करती है, ये इसकी चाल कहलाती है। इसीलिए चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन, समझ में आई होगी। t समय में d डिस्टेंस कवर करेगा, तो एकांक समय में या एक समय में d अपॉन t, इसी को दूरी बटा समय हम क्या कहते हैं, किसी वस्तु का चाल कहते हैं। क्योंकि परिभाषा में हमने लिखा हुआ है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। और इस तरह से सूत्र आता है चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या आता है बेटा, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब हम बात करते हैं इसके मात्रक की। तो मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए, ठीक है, किसका मात्रक निकाल रहे हैं हम, चाल का मात्रक निकाल रहे हैं। तो यहां जब हम मात्रक की बात करेंगे बेटा, किसके मात्रक की बात करते हैं हम, चाल का मात्रक देखते हैं। किसका मात्रक देखते हैं हम, चाल का मात्रक देखते हैं। तो चाल का मात्रक क्या हो जाता है हमारे पास में, हो जाएगा ये दूरी का मात्रक। क्या हो जाएगा बेटा, दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक। तो इस तरीके से दूरी का मात्रक मीटर पर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। इसको हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। क्या लिख लेंगे, मीटर सेकंड इनवर्स। ये मात्रक हो गया। फिर विमेय सूत्र, विमेय सूत्र की बात करेंगे तो दूरी के लिए विमेय सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, L, और बटा टाइम के लिए क्या हो जाएगा, T। तो इस तरीके से ये हमारे पास बन जाएगा बेटा LT इनवर्स। क्या बन जाएगा, LT इनवर्स, या इसी को आप लिख सकते हैं m⁻0 LT इनवर्स। अब मात्रक विमेय सूत्र, और थर्ड जो चीज है बेटा यहाँ प्रकृति। चूंकि दूरी अदिश राशि है, इसलिए ये भी कैसी राशि होगी बेटा, अदिश राशि। कैसी राशि होगी ये, अदिश राशि। तो फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस बात को हमेशा आपको दिमाग में रखना है, हमेशा याद रखना है कि जब भी आप कोई परिभाषा लिखेंगे, कोई परिभाषा बताएंगे, एग्जाम्स में लिख रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो तीन चीजें इंक्लूड करना कभी नहीं भूलेंगे। ये मात्रक, विमेय सूत्र और प्रकृति। जिस तरीके से हम अपना कोई मैसेज, कोई अपना लेटर, कोई अपना पत्र जब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं तो वहां नाम के साथ में उसका पता, मतलब उसका जो एड्रेस है, स्ट्रीट है, पिन है, डिस्ट्रिक्ट है, लिखना जरूरी होता है, तब वो हमारा संदेश, हमारा लेटर सही पते पर सही आदमी तक पहुंचता है। वैसे ही फिजिक्स में अगर आप कोई परिभाषा बता रहे हैं तो ये तीन चीजें आपको लिखनी बहुत जरूरी है। कौन सी तीन चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा, मात्रक, विमेय सूत्र और प्रकृति। तब उस चीज के बारे में, उस परिभाषा के बारे में, वो जो फिजिकल क्वांटिटी है, वो जो भौतिक राशि है, उसका हमको एक्चुअल अर्थ, उसका एक्चुअल मीनिंग हमको समझ में आता है। तो हमने आपको बताया बेटा चाल, कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु की चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। फिर हमने आपको बताया ये सूत्र कहां से आया, अगर टी समय में डी दूरी चलता है, टी टाइम में डी डिस्टेंस कवर करता है, तो एक समय में, एकांक समय में, यूनिट टाइम में d अपॉन टी, तो यहां बन गया दूरी बटा समय। तो ये हो गया दूरी बटा समय चाल। मात्रक देखे तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। विमेय सूत्र की बात करते हैं, दूरी के लिए हम लिखते हैं कैपिटल L, टाइम के लिए लिखते हैं T, तो LT इनवर्स, m0 LT इनवर्स। और प्रकृति की बात करेंगे, चूंकि चाल जो है दूरी से मिलकर बनी है, इसलिए इसकी प्रकृति, जो चाल की प्रकृति है वही होगी। इसकी नेचर कैसा होगा बेटा, अदिश होगा। क्लियर, ये हो गया हमारा चाल। अब हम आ जाते हैं, चाल तो हमने चल दिया, अब हम आपको बताएंगे वेग के बारे में, वेलोसिटी के बारे में। चाल हमने बता दिया, स्पीड, स्पीड बनाए रखिए फिजिक्स में अपनी, जितनी स्पीड बनाएंगे उतनी ही, ठीक है, आपको फिजिक्स अच्छे से समझ में आने वाली है। वन डे वन वीडियो के कॉन्सेप्ट में मैं काम करूंगा। हर दिन आपके लिए यूट्यूब पर एक नया वीडियो लेकर आऊंगा, डेली का डेली, ठीक है। और जिस दिन बेटा जो क्राइटेरिया है यूट्यूब का वो कंप्लीट अगर हो गया, ठीक है, जो लाइव क्लास के लिए जो परमिशन चाहिए वो अगर मुझे मिल गई, तो आपके लिए डेली लाइव क्लास 1 आवर क्लास 11, 1 आवर क्लास 12, दोनों लाइव क्लास डे टू डे मैं आप सभी को दूंगा, ताकि हम आमने सामने होकर सारे क्लासेस का मजा ले सकें। ओके, तो चलिए
बात करते हैं अब हम वेग की। वेग क्या होता है? ठीक है, वेग बोलता है एक विशेष दिशा में, एक जो विशेष दिशा में होता है, ठीक है, वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं बोलता है बेटा? वेग कहते हैं। यहां दिशा का महत्व होता है, एक विशेष दिशा में विस्थापन की दर, मतलब क्या हो जाएगा? वेग बराबर होता है बेटा विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। ठीक है, यहां देखो, यहां चाल में एक चीज, ये जो चाल है बेटा, वहां आप ऐसे भी लिख सकते थे v इजिकल टू डी अपॉन टी, मैंने लिख के बताया हुआ था। वैसे ही वेग भी वेलोसिटी v होता है बेटा विस्थापन, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। विस्थापन क्या हुआ बेटा? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये विस्थापन को वस्तु की स्थिति में परिवर्तन मतलब क्या हो जाएगा? ये विस्थापन अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्रारंभिक स्थिति बटा समय। क्या हो जाएगा बेटा? बटा समय। ये वेग v बराबर। तो वेग v मान के चलते हैं, अंतिम स्थिति x2 है, प्रारंभिक स्थिति क्या है बेटा? x1 है। वैसे ही समय में अंतर, अंतिम समय t2 है, प्रारंभिक समय t1 है। तो वेग को हम डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी से दिखा सकते हैं। वेग को हम किससे दिखा सकते हैं बेटा? डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी से दिखा सकते हैं। या फिर आप v इजिकल टू भी सेम लिख सकते हैं बेटा, विस्थापन s और टाइम t है तो v इजिकल टू s अपॉन टी, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या किया मैंने, अंतिम स्थिति x2 ले लिया, प्रारंभिक स्थिति x1, अंतिम समय t2, प्रारंभिक स्थिति t1। हमको मान के चलना पड़ेगा कोई वस्तु प्रारंभिक समय t1 पर x1 स्थिति में है, अंतिम समय t2 पर x2 स्थिति में है, तो x2 माइनस x1 वस्तु की स्थिति में परिवर्तन मतलब विस्थापन को दिखाता है, और t2 माइनस t1 समय अंतराल को दिखाता है। तो v इजिकल टू हम s अपॉन टी भी लिख सकते हैं, चाहे हम डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। मात्रक सेम होगा बेटा, मात्रक की बात की जाएगी, अगर किसकी बात की जाती है? मात्रक की बात की जाएगी, तो इसका भी मात्रक होता है मीटर सेकेंड इनवर्स, और विमीय सूत्र भी सेम होता है जो वहां है, क्योंकि फॉर्मूला भी लिखने का तरीका सेम आया, चीजें अलग अलग है। v इजिकल टू डी अपॉन टी, v इजिकल टू एस अपॉन टी। तो विमीय सूत्र इसके लिए भी हम सेम हम लिखेंगे LT इनवर्स। क्या लिखेंगे बेटा? LT इनवर्स। हाँ, अब अगर हम बात करेंगे किसकी बेटा? प्रकृति की, तो प्रकृति में अंतर आता है। प्रकृति में क्या आता है? अंतर। ये चूंकि विस्थापन से बना है, विस्थापन सदिश राशि होती है, तो वेग भी कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। यहां हम दिशा के साथ साथ उसका परिमाण भी देखते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। अंतर फिर से जैसे वहां दूरी और विस्थापन में अंतर, वैसे यहां चाल और वेग में अंतर। तो देखते हैं चाल और वेग में क्या अंतर होता है। चाल, इकाई समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु की क्या कहते हैं? बोलता है चाल कहते हैं। अभी हमने बताया इकाई समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। सबसे पहले अंतर में आप परिभाषा लिखना। अब ये हो गया, वेग लिखेंगे वो भी सेम आएगा, बस आपको दिशा ऐड कर देनी है। क्या ऐड कर देनी है? दिशा, डायरेक्शन। बोलता है एक किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। या बोल सकते हैं कि एक निश्चित दिशा में, ठीक है, इकाई समय में वस्तु के स्थिति परिवर्तन को या वस्तु के विस्थापन को हम क्या कहते हैं? वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग वर्डिंग, अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है, अलग अलग शब्द, जहां यहां लिख दिया है कि एक निश्चित दिशा में इकाई समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। या बोल सकते हैं कि आप ये भी बोल सकते हैं कि विस्थापन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। या बोल सकते हैं कि इकाई समय में वस्तु की स्थिति परिवर्तन, वस्तु की स्थिति परिवर्तन को हम वस्तु का क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ये सारे शब्द हैं। फिर बताया दूसरा अंतर, चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। अब चूंकि चाल दूरी से बनी है तो दूरी धनात्मक होगी, तो चाल भी सदैव धनात्मक होती है। वेग क्या होता है बेटा? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, वस्तु की चाल
उसके वेग सेम है, वेग के बराबर या उससे क्या होगी, अधिक होगी, वैसी वस्तु का वेग उसकी चाल के बराबर या उससे क्या होगी, कम होगी। जो चीज हम चाल में लिखते थे सेम पॉइंट्स यहां भी कर देंगे। जो दूरी के लिए होता है वो चाल के लिए होता है, जो विस्थापन के लिए होता है वो वेग के लिए होता है। तो कुछ पॉइंट्स आप दोनों के अंतर में भी बना के रखिएगा।